हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो होगा इस चैप्टर का, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से चलेगा, देखिएगा। दो धातु और दो अधातु का नाम लिखना है। देखो बाबू, दो गो धातु के नाम लिखना है और दो को क्या लिखना है, अधातु का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं जल्दी सा। दो धातु के नाम लिखे, जैसे में मान लेते हैं, चलिए सोडियम लिख देते हैं। एगो सोडियम ये एक प्रकार का धातु है। चलिए मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है। अगर हम अधातु के बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन लिख देते हैं और फास्फोरस लिख देते हैं। चलो समझ में आ गया क्या? दो धातु और दो अधातु के नाम क्लियर हो गए? बोलिए। चलिए ठीक, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, उस समुद्री जल में पाए जाने वाले, ठीक है, प्रमुख लवणों का नाम लिखना है। तो लवण समुद्री जल में कौन पाया जाता है, जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया, समुद्री जल में कौन पाया जाता है? NaCl। क्या पाई जाती है बाबू? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधातु का नाम लिखिए जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रखना है। ध्यान रहे, अधातु है, अधातु है, जब द्रव अवस्था में रहेगा तो अधातु कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, ब्रोमीन। वो अधातु कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपको से पूछा कि उस धातु का नाम बताइए, ठीक है, उस धातु का नाम बताइए जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो उस धातु का नाम हो जाएगा पारा। याद रखना, पारा हो जाएगा। अधातु हो जाएगा कौन? ब्रोमीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु का नाम लिखिए जो वायु के संपर्क में आते ही क्या होती है? जल उठती है। तो वह अधातु का नाम क्या है, जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया, श्वेत फास्फोरस। क्या नाम है उसका बाबू? चलिए लिख देते हैं, श्वेत फास्फोरस। क्या है नाम उसका? फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस उस अधातु का नाम है। लेकिन चलिए अगर यहीं से आपको पूछ देगा कि उस अधातु का नाम बताइएगा, अधातु तो हो गया, अधातु कौन सा? श्वेत फास्फोरस। लेकिन कहेगा उस धातु का नाम बताइए जो किस अवस्था में रहती है बाबू? वायु के संपर्क में आते ही जल जाती है। तो उस धातु का नाम क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। अधातु श्वेत फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सी धातु? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होगा विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। ग्रेफाइट जो होती है, ग्रेफाइट अधातु जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्या है? क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। सभी खनिज जो होंगे अयस्क नहीं होंगे, परंतु सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, उलफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे उलफॉर्म गलती लिखा गया है, उलफॉर्म ऐसे लिखाएगा, उलफॉर्म। ठीक है, तो उलफॉर्म किस प्रकार के अयस्क में मौजूद होते हैं बताइएगा। हाँ, सही आंसर है टंगस्टन। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? टंगस्टन। क्या हो जाएगा बाबू? टंगस्टन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर लगा दिए हैं। जो छोटे छोटे आंसर हैं हम आपको पेन से लिख करके बता दे रहे हैं, और जो बड़ा आंसर है उसको हम लिख दिए हैं। तो मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं, धातु दो बार हो गया है। चलिए तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, ये आपको आंसर नहीं बनेगा। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? समांग मिश्रण। क्या हो जाएगा? तो याद रखना, समांग मिश्रण क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। फिर से परिभाषा बोल दे, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु और एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम तो किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर के, किसके साथ? पारे के साथ मिलाकर के बनाई गई मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किसी भी धातु को अगर पारा के साथ मिला करके उस धातु का निर्माण किया जाता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब उसको बोलेंगे अमलगम। क्या बोलेंगे बाबू? अमलगम बोलेंगे। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ था,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व जो होते हैं अस्थाई बन जाते हैं। तो उसका आंसर होगा अष्टक नियम के अनुसार 8, सॉरी चलो लिख ही देते हैं 8। क्या होगा बाबू? जिस तत्व के वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है वह क्या हो जाती है बाबू? अस्थाई बन जाता है। क्या बन जाता है? अस्थाई बन जाता है। तो चलिए हम आपको फिर से अब कौन कौन से अस्थाई तत्व होते हैं हम इसका नाम बताते हैं। ठीक है, ऐसे आपको इतना आंसर नहीं लिखना है, खाली आपको आंसर लिखना 8। ठीक है, तो लेकिन विशेष जानकारी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अष्टक 8 जो है यानी कि अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस और वर्ग 0 के बात करें, वर्ग 18 के बात करें तो इसमें ही आएगा। कौन से? हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। हनिया की, ठीक है, हनिया की जोरू कौन सा हो जाएगा? हनिया की जोरू। चलिए इसको मिटा करके लिख देते हैं फिर से, हनिया, ठीक है, हनिया की जोरू। क्लियर? तो हनिया की जोरू में कौन कौन? हाथ से याद रखना हीलियम, हाथ से याद क्या रखना है आपको? हाथ से याद रखना है हीलियम। नी से याद रखना है नियॉन। आ से याद रखना है आर्गन। ठीक है, की से याद रखना है क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन क्या? ठीक है, जेनॉन। जो से याद क्या रखना है? जेनॉन। और रू से याद क्या रखना है? रेडॉन याद रखना है। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से आपका नेक्स्ट पेपर यहाँ पर था। अब देखो, सोडियम परमाणु जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम आयन नहीं। सोडियम परमाणु जो होगा जल के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन सोडियम आयन नहीं। तो पहले आप ये दोनों को समझने के लिए अब क्यों होता है, चलिए हम इसका पहले आंसर दे देते हैं, इसके बाद में हम आपको इसका डीपली बताते हैं। क्योंकि यह अस्थाई होता है, क्योंकि आंसर इसका क्या होगा? क्योंकि यह यानी कि सोडियम आयन क्या होते हैं? अस्थाई, गलती लिख दी है मुझे। क्योंकि यह क्या होता है बाबू? अस्थाई होता है। क्या होता है? तो याद रखना, क्योंकि यह अस्थाई होता है। अब अस्थाई और अस्थाई कैसे होगा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखो यहाँ पे बात क्या? सोडियम परमाणु अर्थात Na, सोडियम परमाणु Na। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिएगा तो 2 8 1 निकालिएगा। क्लियर हो गए? लेकिन यहाँ पे सोडियम आयन है ना, तो अगर आप सोडियम आयन की परमाणु निकालिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है? हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है, यानी कि 2 और 8। इसीलिए सोडियम परमाणु जो है क्या है? अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यह अस्थाई बन गया। तो सोडियम आयन अस्थाई होता है जिसके कारण से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और पूछेगा, ठीक है, यहाँ से कि जैसे अभी हम बताए Na2H1। क्लियर? तो इसको लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं और ये दो को हम क्या बोलेंगे? तो लास्ट वाले को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसको बोलते हैं, बताइए जरा, याद है तो? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं इसको? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? क्योंकि यह मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। किस बल के द्वारा? तो स्थिर, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। इतना लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या लिखना है? क्योंकि यह मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण जुड़ा होता है। बस। अगला, कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। आंसर क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 15 में देखते हैं। आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन काम करता है? तो ये आयनिक बंधन ही काम करता है। इसी को अगर दूसरा नाम बोलेंगे तो इसी को हम बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंधन। क्या बोलेंगे? वैद्युत, ठीक है, संयोजक, वैद्युत संयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं। ठीक है,
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर अभी हम तुरंत बताए थे शायद, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अणु में 2 सहसंयोजक भाग लेते हैं, ठीक है। सॉरी 2 सहसंयोजक नहीं जी, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक भाग लेते हैं? तो N2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर जो हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर याद रखना, चलिए इसको मिटा के बता देते हैं। यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा। सॉरी कितना होगा? ओहो कितना होगा बाबू? तो आंसर याद रखना 3 होगा। कितना होगा? 3। अब कैसे, हम इधर आपको नेक्स्ट पेज में बता देंगे। चलो यहाँ पर से देखना, चलिए नेक्स्ट पेज लेकर के हम आपको बता देते हैं। नाइट्रोजन एन कितना? 5 होती है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। दूसरी नाइट्रोजन ले लेते हैं हम आपको यहाँ से दूसरा, चलिए दूसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब 5 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है 7 होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा 2 5 होगा, लास्ट में 5 को बचा, 5 को लिख दिए। अब इसके अष्टक पूरा करेंगे तो देखिए, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 3, देखो यहाँ 2, चलो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन जो है बहुत मनी दे दिए हैं। 2 गो यहाँ पर, 3 गो यहाँ पर, 3 2 5, 3 गो यहाँ से ले लेगा, 8 गो हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद 3 3 6 गो यहाँ पर और 2 गो इधर, यानी कि आपकी यहाँ से ले लेगा तो इसका स्ट्रक पूरा गया। अब यहाँ पर देखो तो जरा कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अपना स्ट्रक पूरा किया? 1 2 3। तो नाइट्रोजन में कितने बंधन? 3 बंधन। वही अगर ऑक्सीजन में आपको से पूछ दिया कि ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो याद रखना ऑक्सीजन में कितने होंगे बाबू? 2 होंगे। कैसे 2 होंगे? चलिए हम इसको बारे में बात करते हैं। देखो 2 हम आपको इसी में बता देते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसकी परमाणु संख्या कितने होते हैं बताओ? हाँ बहुत बढ़िया, 8 होती है ना। तो 8 को दर्शा दीजिए 2 और 6 में, तो 6 को लास्ट में टूटेगा ना, तो 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो चलिए 2 को लेकर के 8 को इसका अष्टक पूरा कर देंगे, है ना। ये आप लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़े हो ना? हाँ जी बहुत बढ़िया, पढ़ लेना, नहीं पढ़े हो तो। चलिए पूरा हो गया। तो आपका एगो यहाँ से, एगो यहाँ से, 2 गो बन गया ना, एक आपका ये वाला और एक आपका यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गया मेरा पेज? यहाँ है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बताया क्या बाबू? हाँ 17 के संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया था। 18 देखो, रासायनिक बंधन द्वारा मुख्यतः कितने प्रकार के बंधन होते हैं, उनके नाम लिखें। तो रासायनिक बंधन में मुख्यतः 2 प्रकार के बंधन होते हैं। हम आपको नाम ऐसे ही बता देते, लिखेंगे नहीं। वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको आयनिक बंधन बोलते हैं। पहला में क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा में हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। क्लियर? चलो 19 देखो, 19 का आंसर आपका हो जाएगा क्या कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस बंधन द्वारा होती है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन द्वारा। किसके बंधन द्वारा? आयनिक बंधन द्वारा, ठीक है। जैसे में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो Na इसको Cl इसको 7 गो होता है ना, तो इसको अगर पूरा करेगा तो इस प्रकार से पूरा करेगा, है ना। चलिए क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन 19 का। 20 में देखो, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा किस प्रकार के बंधन द्वारा होती है? 20 में क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजक। कहाँ गया जी? कितना हो गया? किधर गया? माफ करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सहसंयोजक बंधन। चलिए एक द्विबंध वाले द्विबंध अणु वाले उदाहरण दीजिएगा। तो द्विबंध वाले O2, ठीक है। O का हम आपको पहले बताए थे, देखो O वाला पहले हम बताए ना, यहाँ पर ये बता दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में अब हम डीपली नहीं करेंगे, आपको पहले बता दिए। चलिए अब जरा देखना ध्यान से, त्रिबंध वाले, त्रिबंध वाला में बताए थे नाइट्रोजन, है ना। एक इस प्रकार से 1 2 3 4 5, इधर में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला त्रिबंध बना लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 23 देखो, निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताइएगा।
तो अमोनिया, अमोनिया के क्या है बाबू, NH3 फार्मूला होता है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। अमोनिया में पहला आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन, गलती लिख दिए, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब इस सहसंयोजक बंधन में कौन से बंधन काम करेगा, तो एकल बंधन काम करेगा। कैसे, हम आपको समझा देंगे। दूसरा देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको में सहसंयोजक बंधन काम करेगा और इसको में द्विबंध काम करेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड NO, इसको में आयनिक, कैसा बंधन, आयनिक। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका अधातु है और सोडियम धातु है, तो इसको में आयनिक बंधन काम करेगा। अमोनिया में सहसंयोजक बंधन, कार्बन डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंधन। अब एकल और द्विक में हम इसको समझ लेते हैं। चलो देख लो, पहले हम यहाँ पर अमोनिया के बता देते हो। NH3 नाइट्रोजन के अलग अलग, हाइड्रोजन को अलग अलग हम लिख देते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन को दे दीजिए ना जरा, इसके इलेक्ट्रॉन को दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के कितना होता है, तो 7, 2, 5 होगा ना, कितने होगा, 2, 5 होगा। तो 5 इसको दर्शा दो, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गए। अब इसका हम अष्टक पूरा कर देते हैं। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन को इसको कितना चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे काट देते हैं। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को पूरा। अब ऑक्सीजन को भी तो पूरा होनी चाहिए ना बाबू, तो ऑक्सीजन को पूरा कर देते, सॉरी नाइट्रोजन को भी पूरा कर देते हैं। N को पूरा हो गया। क्लियर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। चलिए आंसर बन गया। ये आपको कौन से बंधन काम करेगा, तो एक बंधन काम करेगा। कैसे, यहाँ पर समझिए जरा सन, कैसे बंधन काम करेगा से। देखो 1, 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 1, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे यहाँ पर 1, 1, 2 ही ई वाला तो रहेगा, लेकिन ये वाला बंधन तो है ना 1, 1 बंधन। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑक्सीजन। एक का था कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना द्विबंध, कैसा बंध था, द्विबंध था। तो इसको लिख देते हैं, चलो इसको लिख देते CO इधर और O इधर। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसको 2 और 6 में तोड़ दीजिए, यानी कि 6 को होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गए। कार्बन को दे देते हैं, 4 न होता है बाबू। हाँ, कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 1, 2, 3, 4। क्लियर। अब देखो 4 इधर। अब कार्बन, अगर ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करवाएंगे तो ये देखो यहाँ से गिन के 8 को हो गया। हाँ 8 को हो गया। यहाँ से ये देखो गिन के 8 को ये वाला हुआ। चलिए अब कार्बन को पूरा करने के लिए हम इसको दे देते हैं। चलो देखो 8 बन गया ना। क्लियर हो गए। तो ये कौन से बंधन बनेगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये बनाएगा द्विबंधन। अब कैसे द्विबंधन बनाएगा, जरा यहाँ से ध्यान दे दो। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, 1 इधर 1 इधर, डबल बॉन्ड बनाया ना। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन अभी कितना था इसके पास, ऑक्सीजन कितने, देखो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको में 2 और 6 में तोड़ दीजिए। अब नियॉन के कितने होते हैं, Ne के कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 2 और 8 में तोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल 8, यहाँ पे टोटल 10। तो 8 को 10 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कहाँ पर गया, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं। पेपर क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर 12। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग खुद से आंसर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं, मात्र एगो हम आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 में एक यौगिक A और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों
के जोड़ने में किया जाता है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका जो नाम है हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, तो उसका नाम है आयरन ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसको में अशुद्धि बाष्पित हो जाते हैं और जिससे धातु का अपघटन आसानी से हो जाता है। ग्रीन कलर का आंसर आपको 27 वाला लिखा हुआ है, 26 वाला आयरन ऑक्साइड। यहाँ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस मिश्र धातु का नाम बताइए जिनका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो याद रखिएगा उस मिश्र धातु का नाम है सोल्डर, जिसको में, ठीक है, सोल्डर में याद रखिएगा सोल्डर में SN3 50% होती है। ठीक है, कितने परसेंट? 50% होती है। और लेड भी 50% होगा। कहेगा सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? तो टीन का और लेड का। ठीक है, इसका सोल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जिसका प्रयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगला वीडियो आपको लघु का आएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त किया।